गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सारे के सारे साथियों को नमस्कार। स्वागत है आज एक बार फिर से आपका पीडीए की दुनिया में। सभी को राधे राधे। कैसे हो सबके सब? बहुत अच्छे हो ना, और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे हो। तो आज की क्लास में अपने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है नेफ्रोटिक सिंड्रोम इन चिल्ड्रन। क्या नाम है? नेफ्रोटिक सिंड्रोम इन चिल्ड्रन, यानी कि नेफ्रोटिक। नेफ्रोटिक वर्ड आप सब जानते हो कि नेफ्रॉन का मतलब, अपनी आदत है कि अपन हर डिजीज के क्या है ऐसे टुकड़े टुकड़े करके समझते हैं। सबसे पहले नेफ्रोटिक शब्द का मतलब क्या होता है, यानी कि नेफ्रॉन, यानी कि किडनी से संबंधित प्रॉब्लम्स है। ये देखो यहाँ पे देखो किडनी दिखाई दे रही है ना आपको। और सिंड्रोम, सिंड्रोम जो शब्द होता है, सिंड्रोम शब्द कहीं पे भी आप आ जाए ना तो आप ऐसे मत समझ लेना कि ये कोई एक साइन या सिम्टम आएगा, कोई एक लक्षण आएगा। सिंड्रोम का मतलब होता है, सिंड्रोम जो शब्द होता है उसका मतलब होता है ग्रुप ऑफ साइन एंड सिम्टम्स। क्या? ग्रुप ऑफ साइन एंड सिम्टम्स, कि बहुत सारे लक्षणों का जो समूह है जो होता है ना उसको अपन क्या बोलते हैं? सिंड्रोम बोलते हैं। जब एक या एक से अधिक साइन एंड सिम्टम्स आते हैं ना उसका मतलब होता है सिंड्रोम, यानी कि ग्रुप ऑफ साइन एंड सिम्टम्स। तो नेफ्रोटिक सिंड्रोम का मतलब क्या हो गया कि जो किडनी के बहुत सारे साइन एंड सिम्टम्स आएंगे इस बीमारी के अंदर। ठीक है, क्या आएंगे भाई? पढ़ो। देखे, सबसे पहले अपन पढ़ते हैं कि इसकी परिभाषा के बारे में कि इसकी डेफिनेशन क्या होगी। तो जो नेफ्रोटिक सिंड्रोम होता है उसकी डेफिनेशन क्या होगी? देखो, नेफ्रोटिक सिंड्रोम यह उत्सर्जी तंत्र संबंधी एक चिकित्सीय अवस्था है। उत्सर्जी तंत्र यानी कि किससे संबंधित है? आपका एक्सक्रेटरी सिस्टम से संबंधित। किससे संबंधित? एक्सक्रेटरी सिस्टम से संबंधित चिकित्सीय अवस्था, यानी कि कैसी है? एक मेडिकल स्टेट है, यानी कि आपके जो एक्सक्रेटरी सिस्टम होता है ना उससे रिलेटेड एक मेडिकल कंडीशन है। अपन ने बहुत सारी कंडीशन ऐसी भी पढ़ी थी कि यह एक सर्जिकल अवस्था है, यह एक सर्जिकल स्थिति है। जैसे कि अपन ने पाइलोरिक स्टेनोसिस के बारे में पढ़ा था कि यह एक सर्जिकल स्थिति है। एनारोक्टल मालफॉर्मेशन के बारे में पढ़ा था कि यह एक सर्जिकल स्थिति है। वैसे नेफ्रोटिक सिंड्रोम क्या है? नेफ्रोटिक सिंड्रोम एक मेडिकल कंडीशन है। ठीक है, कौन किसकी है भाई नेफ्रोटिक सिंड्रोम? कौन से सिस्टम की बीमारी है? डाइजेस्टिव सिस्टम की बीमारी है क्या? नहीं, डाइजेस्टिव सिस्टम की बीमारी नहीं है, एक्सक्रेटरी सिस्टम की बीमारी है जो कि भारी प्रोटीन में है, यानी कि हेवी प्रोटीन यूरिया, अल्प प्रोटीनकता हाइपोप्रोटीनीमिया और हाइपर कोलेस्ट्रेलेमिया व शोक सूजन द्वारा चरित्रार्थ होती है। नेफ्रोटिक सिंड्रोम के ये जो साइन है ना ये आपको बहुत अच्छी तरीके से याद रखने हैं। चाहे याद रख लो चाहे रट लो, कुछ भी कर लो, लेकिन क्या है ये चार साइन सिम्टम तो आपको आने ही चाहिए। नेफ्रोटिक सिंड्रोम के अंदर क्या होता है? एक तो हेवी प्रोटीन यूरिया, आगे क्या शब्द जुड़ा है भाई इसके आगे? एक तो क्या है? हेवी। हेवी यानी कि क्या है? बहुत ज्यादा भारी मात्रा में होगा। ऐसे नहीं है कि थोड़ा हो गया कम हो गया, यानी कि हेवी यानी कि बहुत ज्यादा मात्रा में। प्रोटीन यानी कि प्रोटीन। आगे क्या शब्द जुड़ा हुआ है? यूरिया। यूरिया यानी कि क्या हो गया? इसका मतलब प्रोटीन। यूरिया का मतलब क्या होता है? यूरिन के साथ प्रोटीन का आना। नॉर्मली क्या होता है? नॉर्मली अपने यूरिन के साथ प्रोटीन नहीं आता है, लेकिन ये जो नेफ्रोटिक कंडीशन वाली, नेफ्रोटिक सिंड्रोम वाली कंडीशन है इसके अंदर अपने यूरिन के साथ में प्रोटीन आने लग जाता है, यानी प्रोटीन यूरिया। यूरिया का मतलब यूरिन, यानी कि प्रोटीन के साथ में बहुत ज्यादा मात्रा में यूरिन के साथ में बहुत ज्यादा मात्रा में प्रोटीन आने लग जाएगी। एक तो भाई ये होगा, ठीक है। आगे और क्या होगा? हाइपोप्रोटीनीमिया। हाइपो शब्द आपको पता है, सबसे पहले इसके अंदर क्या शब्द है? हाइपो।
हाइपो शब्द का मतलब आपको पता है कि हाइपो का मतलब होता है कम होना, हाइपर का मतलब ज्यादा होना, हाइपो का मतलब कम होना। अगर कोई चीज कम हो रही है तो उसके आगे अपन क्या लगाते हैं, हाइपो। ठीक है, कम हो रही है, क्या कम हो रही है, प्रोटीन कम हो रही है। क्या कम हो रही है, प्रोटीन कम हो रही है। और जो मिया जो शब्द लगता है ना, MIA का मतलब क्या होता है, मिया का मतलब क्या होता है, आप वो मतलब थोड़ी होता है मियाँ का, अरे मियाँ क्या कर रहे हो, वो वाला मियाँ नहीं है। MIA जहां भी शब्द जुड़ा हुआ होता है उसका मतलब होता है ब्लड। मियाँ जहां भी लगा हुआ होता है अपने, उसका मतलब होता है ये कंडीशन ब्लड में हो रही है। तो इस शब्द का मतलब क्या हुआ, हाइपो, यानी कि कम हो गया। ठीक है, क्या कम हो गई, प्रोटीन कम हो गई। किसके अंदर हो गई, मिया यानी कि ब्लड के अंदर हो गई, यानी कि प्रोटीन की ब्लड के अंदर कमी हो गई। क्यों कमी हुई भाई, भाई हमारे अंदर नॉर्मल इंसानों के अंदर तो पेशेंट बोलेगा भाई मेरे अंदर प्रोटीन की कमी क्यों हुई ब्लड में, बताओ देखे। तो अपन पेशेंट को बोलेंगे भाई साहब हम नॉर्मल व्यक्ति है, हमारे तो क्या है यूरिन के साथ प्रोटीन आता नहीं है। अब आपकी प्रोटीन बनाने वाली फैक्ट्री, प्रोटीन बनाने वाली फैक्ट्री कौन होती है, एक क्वेश्चन बता देती हूँ। जो आपका लीवर होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, प्रोटीन बना, लीवर आपका क्या करता है, प्रोटीन बनाने का काम करता है। तो अपन पेशेंट को बोलेंगे भाई साहब आपके और हमारे अंदर प्रोटीन बनाने वाली फैक्ट्री तो एक ही है। ऐसे थोड़ी आप मरीज हो गए तो भगवान ने आपके ऊपर दया करके दो प्रोटीन बनाने वाली फैक्ट्री दे दी। प्रोटीन तो आपके अंदर और हमारे अंदर सेम ही बन रहा है। अब पेशेंट बोलेगा तो फिर क्या हुआ, मेरे ब्लड में फिर कमी क्यों नहीं हो, क्यों हुई जब बच रहा है तो फिर अपन पेशेंट को बोलेंगे भाई साहब ऐसा है कि हमारे यूरिन के साथ क्या है, प्रोटीन नहीं निकलती है, आपके यूरिन के साथ प्रोटीन निकल रही है। तो जब यूरिन के साथ बहुत ज्यादा प्रोटीन निकल जाएगी तो अंदर शरीर के अंदर तो कमी होनी ही है। जब यूरिन के साथ निकल जाएगी तो ब्लड में क्या है, प्रोटीन की कमी हो जाएगी। उसके बाद में हाइपर कोलेस्ट्रेलेमिया, हाइपर का मतलब क्या हुआ, अरे भाई इसके अंदर एक चीज हो रही है हाइपो, एक चीज हो रही है हाइपर। हाइपो का मतलब कम होना, हाइपर का मतलब ज्यादा होना। अब हाइपर का मतलब क्या होता है, ज्यादा होना। ठीक है, हाइपर ज्यादा होना, क्या होना ज्यादा, कोलेस्ट्रोल। क्या हो रहा है ज्यादा, कोलेस्ट्रोल ज्यादा हो रहा है। मिया का मतलब ब्लड, यानी कि ब्लड के अंदर कोलेस्ट्रोल ज्यादा हो जाएगा। आगे आगे क्या है, एडिमा आ जाएगी। भाई एडिमा क्यों आई, जो आपका ओस्मोटिक प्रेशर है वो प्रोटीन बनाने का, प्रोटीन जो होती है वो अपने ओस्मोटिक प्रेशर को बनाने का काम करती है। अब प्रोटीन तो बेचारी बाहर निकल गई तो ओस्मोटिक प्रेशर तो सही से रहेगा नहीं, तो क्या है शरीर में सूजन आ जाएगी। तो अब बताओ देखिए बच्चों, जो आपका नेफ्रोटिक सिंड्रोम है उसके क्या मेन सिम्टम होंगे, बताओ देखिए फटाफट सामने से जवाब दो। सबसे पहला क्या है, हेवी प्रोटीन यूरिया, यूरिन के साथ बहुत ज्यादा प्रोटीन बाहर निकल गई। अब यूरिन के साथ बाहर निकल गई तो ब्लड के अंदर कम हो गई, यानी कि हाइपोप्रोटीनीमिया, ब्लड के अंदर प्रोटीन कम हो गई। एक चीज कम हुई है, एक चीज बढ़ी है। कौन सी चीज बढ़ी है, हाइपर कोलेस्ट्रेलेमिया, यानी कि कोलेस्ट्रेल का लेवल बढ़ गया। ओके, अब कोलेस्ट्रेल का लेवल बढ़ गया और क्या हो जाएगी, सूजन हो जाएगी। तो ये चार चीज आपको बहुत अच्छी तरीके से याद रखनी है। ओके, उसके बाद में अपन पढ़ते हैं टाइप्स और ईटियोलॉजी। इसके टाइप्स और ईटियोलॉजी दोनों अपन साथ साथ पढ़ेंगे। टाइप्स के अकॉर्डिंग ही इसकी ईटियोलॉजी होगी। सबसे पहले अपन देखते हैं ईटियोलॉजी, प्राथमिक या अज्ञातकारी, प्राइमरी और इडियोपैथिक। अपन ने बोला था ना कि पीडिया के अंदर अपन इडियोपैथिक शब्द तो हर जगह ही लिखते हैं। तो सबसे पहले तो अपन देख रहे हैं प्राइमरी और इडियोपैथिक। चलो भाई, प्राइमरी और इडियोपैथिक क्या होती है। बच्चों में नेफ्रोटिक सिंड्रोम के 90% से अधिक मामले इस प्रकार के होते ही है भाई, 90% से अधिक मामले होते ही होंगे। हम तो खुद पीडिया के अंदर मोस्ट ऑफ ईटियोलॉजी के अंदर इडियोपैथिक ही लिखते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि नेफ्रोटिक सिंड्रोम भी
जो बच्चों के अंदर जो होता है उसके 90% मामलों का कुछ पता नहीं होता है भाई किस कारण से हो रहा है। ठीक है, आगे नेफ्रोटिक सिंड्रोम के इस प्रकार का कारण ज्ञात नहीं होता। पता है भाई हमें, जहां इडियोपैथिक लिख दिया इसका मतलब हम इडियोपैथिक लिख के हम तो साइड में हो लिए। अब भाई हमें कोई मतलब नहीं है, हमने एक शब्द लिख दिया इडियोपैथिक। अब अगला एग्जामिनर जाने आप जानो, हमें कोई मतलब नहीं है, हमें पता ही नहीं है भाई इडियोपैथिक के अंदर क्या होता है, हमें कुछ नहीं पता भाई ये बीमारी क्यों हुई। और इस प्रकार के सिंड्रोम को अज्ञात कारणीय अपवर्तक यानी कि इडियोपैथिक नेफ्रोसिस या फिर बाल्यावस्था या फिर चाइल्डहुड नेफ्रोसिस से बोलते हैं। कुछ खास बात नहीं थी। कैसे नहीं थी? एक तो क्या था कि 90% मामले बच्चों के अंदर कैसे होते हैं, इडियोपैथिक ही होते हैं, हम पढ़ते आ रहे हैं। इडियोपैथिक का मतलब क्या हुआ कि कारण एग्जैक्ट पता नहीं होता है क्यों हुआ है, और इसको दूसरा नाम किस नाम से जानते हो, नेफ्रोटिक इडियोपैथिक नेफ्रोसिस या फिर चाइल्डहुड नेफ्रोसिस। ओके, अगला क्या है, सेकेंडरी सेकेंडरी नेफ्रोटिक सिंड्रोम क्या होता है, यह सिस्टेमिक लूपस इरिथ्रोमेटस एसएलई सोलोमोनियन हैंकोन परप्यूरा संक्रमण या फिर इन्फेक्शन के कारण, हेपेटाइटिस बी के कारण, हेपेटाइटिस सी के कारण, मलेरिया के कारण, वेस्कुलाइटिस के कारण, अमाइलोडोसिस के कारण, डायबिटीज के कारण, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर के कारण, मेलिग्नेंसीज के कारण, रीनल वेन थ्रोम्बस के कारण, इन सब के कारण होता है। आपको मैं दो शब्द बता देती हूँ। अपन एक शब्द पढ़ते हैं, एक शब्द अपन पढ़ते हैं किसी भी डिजीज के अंदर प्राइमरी, और एक शब्द पढ़ते हैं अपन सेकेंडरी। ठीक है, दोनों शब्दों के अंदर क्या फर्क होता है? प्राइमरी के मतलब तो होता है कि जिस किसी सिस्टम की अपन बीमारी पढ़ रहे हैं ना, वो सिस्टम अगर खुद जिम्मेदार है उस चीज के लिए, उस बीमारी के लिए, तो वो तो कौन सी कैटेगरी में आएगा? आपका प्राइमरी कैटेगरी के अंदर। और खुद सिस्टम के अंदर कोई खराबी नहीं हुई है, इधर उधर वालों ने फालतू में लात मार के उस सिस्टम को बेचारे को खराब कर दिया, यानी कि किसी दूसरे सिस्टम कोई फर्क डाल रहा है उस सिस्टम के ऊपर, किसी दूसरे कारण के अंदर, किसी दूसरे कारण की वजह से अगर उस सिस्टम के अंदर प्रॉब्लम्स हो रही है, किसी दूसरे की वजह से आपके घर में प्रॉब्लम्स हो रही है, तो वो कौन सी हो जाएगी? सेकेंडरी। अगर हस्बैंड वाइफ के अंदर खुद की वजह से, खुद की प्रॉब्लम्स की वजह से झगड़ा हो रहा है, एग्जाम्पल समझ लो, तो उसका मतलब क्या हो जाएगा? खुद की प्रॉब्लम्स की है उनकी, तो क्या हो गई? प्राइमरी हो गई, यानी कि खुद की वजह से हो रहा है। अगर दूसरा आके उनको फालतू में लड़ाई झगड़े करवा रहा है उन दोनों के आपस में, तो क्या हो जाएगा? वो सेकेंडरी हो जाएगा, यानी कि दूसरे की हेरफेर करने से ये मामला खराब हुआ है। यानी कि अगर आप यूरिनरी सिस्टम की बीमारी पढ़ रहे हो, अगर यूरिनरी सिस्टम खुद अपनी बीमारी के लिए जिम्मेदार है, खुद अपनी डिजीज के लिए किडनी जिम्मेदार है, तो वो क्या हो जाएगा? प्राथमिक हो जाएगा। अगर उधर लीवर ने कोई खराबी कर दी, उधर क्या है, हार्ट ने कोई खराबी कर दी, उधर क्या कोई इन्फेक्शन हो गया, उसकी वजह से अगर आपकी किडनी में प्रॉब्लम हो रही है, तो वो क्या हो जाएगी? सेकेंडरी वाली हो जाएगी। अगर आप डाइजेस्टिव सिस्टम के प्रॉब्लम्स पढ़ रहे हो, अगर डाइजेस्टिव सिस्टम की खुद की वजह से कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो वो कौन सी हो जाएगी? प्राइमरी हो जाएगी। अगर उधर से किडनी ने फालतू में धक्का लगा दिया, हार्ट ने धक्का लगा दिया, रेस्पिरेटरी सिस्टम ने धक्का लगा दिया, किसी ब्लड ने लगा दिया, उसके दूसरों के कारण अगर डाइजेस्टिव सिस्टम में खराबी आ रही है, तो वो क्या हो जाएगा? सेकेंडरी हो जाएगा। तो अच्छे से समझ गए हो ना कि प्राइमरी क्या होता है, सेकेंडरी क्या होता है। वैसे ही अपनी किडनी के अंदर है कि प्राइमरी वाली प्रॉब्लम्स क्या होंगी कि किडनी खुद जिम्मेदार है उन प्रॉब्लम्स के प्रति, तो कौन सी हो जाएंगी? प्राइमरी हो जाएगी। ये सेकेंडरी वाली क्या होगी कि किडनी खुद जिम्मेदार नहीं है बेचारी, ऐसी और ही कोई प्रॉब्लम हो गई जिसकी वजह से किडनी फालतू में पिस गई, तो दूसरी प्रॉब्लम्स की वजह से बीमारी होती है, जैसे डायबिटीज हो गई, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर हो गया, हार्ट ब्लड के अंदर कोई प्रॉब्लम हो गई, कोई इन्फेक्शन हो गया, उनकी वजह से अगर बीमारी हो रही है, तो कौन सी हो जाएगी? सेकेंडरी नेफ्रोटिक सिंड्रोम।
उसके बाद में अगला अपन पढ़ते हैं कंजेनाइटल यानी कि जन्मजात। तो कंजेनाइटल क्या होता है? यह एक ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है जो कि नेफ्रिन नामक प्रोटीन के संश्लेषण संबंधित ऑटोसोम में उत्परिवर्तन के कारण होते हैं। कौन सी प्रोटीन? जो आपकी ये एक प्रोटीन है, इसका नाम आपको याद रखना है कि जो नेफ्रिन नाम की, नेफ्रॉन की प्रोटीन प्रोटीन जैसे अपन बोलते हैं ना कि उसकी जैसे अपन वाइफ के आगे जैसे लास्ट में जैसे बहुवचन अपन अपन पढ़ते थे स्त्रीलिंग पुल्लिंग के अंदर, तो कोई लड़की होती थी उसके ऐसे पीछे अपन ती की मात्रा लगा देते हैं, यानी कि नेफ्रॉन की प्रोटीन क्या हो गई? नेफ्रिन हो गई। तो नेफ्रिन जो प्रोटीन होती है उसके अंदर कोई गड़बड़ी हो गई, कोई उत्परिवर्तन हो गया, तो उसकी वजह से कौन सा होगा? कंजेनाइटल वाला होगा। उसके बाद में अपन देख लेते हैं कि इसके साइन सिम्टम क्या क्या होते हैं। तो साइन सिम्टम की अगर अपन बात करें तो एडिमा दैट बिगन्स इन द फेस, यानी देखो कैसा गोल गोल समूह हो रखा है कि अपन ने पढ़ा है बीमारी के अंदर की सूजन होगी। हाँ ठीक है, सूजन होगी, एडिमा होगी, लेकिन कहाँ से स्टार्ट होगी? फेस से होना स्टार्ट होगी। सबसे पहले फेस ही खराब करती है ये, यानी कि इस बीमारी के अंदर सबसे पहले जो सूजन आना स्टार्ट होगी वो कहाँ से आना स्टार्ट होगी? फेस से, आपके चेहरे से सबसे पहले सूजन आना स्टार्ट होगी। ठीक है, ये एग्जाम का क्वेश्चन है, कंपटीशन में भी आता है, याद रखना है आपको कि नेफ्रोटिक सिंड्रोम के अंदर सबसे पहले एडिमा कहाँ से स्टार्ट हो रही थी? तो फेस से सबसे पहले एडिमा स्टार्ट होती है। और पेल स्किन फिशर, स्किन फिशर है वो ऐसे पीले पीले से हो जाएंगे। और हाइपरलिपिडीमिया, ऑबनॉर्मल इलेवेशन ऑफ लिपिड, हाइपरलिपिडीमिया अपन पढ़ चुके हैं, चाहे लिपिड बोलो चाहे कोलेस्ट्रॉल बोलो एक ही बात है, राम कहो चाहे श्याम कहो एक ही बात है, यानी कि चाहे आप लिपिड बोलो चाहे कोलेस्ट्रॉल बोलो एक ही बात है, और दोनों बढ़ेंगे। लिपिड और कोलेस्ट्रॉल क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। आगे क्या देखा था अपन ने? टेकीकार्डिया, भाई जो हार्ट होता है वो फास्ट पंप करना स्टार्ट कर देता है। और वोमिटिंग क्या होने लग जाती है? उल्टियां, नोजिया, वोमिटिंग तो अपन हर चीज के अंदर लिखते ही हैं। और प्रोटीन यूरिया अपन ने पढ़ा था। उसके बाद में अपन देख लेते हैं, सबसे पहला क्या है? चेहरे पर सूजन, फेशियल एडिमा विशेषता है आंखों के चारों ओर, जो पेरी ऑर्बिटल एडिमा, जो आपकी आंखों के चारों ओर ये एरिया होता है ना, आंखों के चारों ओर वाला एरिया, यहाँ से एडिमा आना स्टार्ट होती है। ओके, यह सूजन सुबह सोकर उठने पर दिखाई देती है, वह दिन में धीरे धीरे विलुप्त हो जाती है। बहुत खराब है, यानी कि सुबह उठोगे तब तो आपकी थोड़ी थोड़ी ऐसे चेहरे के ऊपर सूजन, ऐसे जो ये आंखों के चारों ओर का जो हिस्सा होता है उसके चारों ओर सुबह उठोगे तब थोड़ी थोड़ी ऐसे सूजन आती रहेगी। जैसे जैसे दिन के अंदर जैसे फ्लूइड फिर से ऐसे डिस्ट्रीब्यूट होने लग जाता है, फिर क्या है? एडिमा वापस से पूरी सही होने लग जाती है। ओके, पेट में सूजन, पेट में भी सूजन आने लग जाएगी। और प्लूरल स्पेस में द्रव्य भराव के कारण रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, जो आपका प्लूरल स्पेस है उसके अंदर फ्लूइड इकट्ठा हो जाएगा, तो जो लंग्स है उनको एक्सपेंड होने के लिए कम जगह मिलेगी और सांस लेने के अंदर भी कठिनाई हो जाएगी। ये जो नेफ्रोटिक सिंड्रोम है ना, इसके अंदर हर जगह पानी पानी भर जाता है। मुंह के ऊपर पानी भर गया, सूजन आ गई, पेट में पानी भर जाएगा, यानी कि हर जगह में इसमें पानी पानी भर जाता है। ओके, आंतों की श्लेष्मा में सूजन के कारण एनोरेक्सिया हो जाएगी, जो आंत है उनके अंदर सूजन आ जाएगी तो भूख नहीं लगेगी। और अब्डोमिनल पेन हो जाएगा। महिलाओं में लेबिया व पुरुषों में अंडकोश में सूजन, लेबियल और स्क्रोटम स्वेलिंग आ जाएगी। टखनों व कानों में सूजन, टांगों में सूजन, एंकल्स एंड लेग में स्वेलिंग आ जाएगी। वेट गेन हो जाएगा, भाई हर जगह स्वेलिंग आ रही है, हर जगह पानी भर रहा है, पेट में पानी भर गया, आंतों में पानी भरने के कारण भूख नहीं लग रही है, स्क्रोटम में पानी भर गया, लेबिया में पानी भर गया, हर जगह पानी पानी भर रहा है, तो हर जगह आप पानी पानी को स्टोर कर रहे हो तो वेट तो अपने आप बढ़ेगा ही। उसके बाद में बेचैनी, चिड़चिड़ापन, ये तो अपन लिखते ही हैं हर डिजीज में। इसके कॉम्प्लिकेशन क्या होंगे? नेफ्रोटिक सिंड्रोम की सामान्यतः कॉम्प्लिकेशन एक तो क्या हो जाएगा? संक्रमण हो जाएगा। किसका? पेरिटोनियम में पानी भर गया तो पेरिटोनियम का संक्रमण हो जाएगा, पेरिटोनाइटिस, सेलुलाइटिस, न्यूमोनिया आदि। हाइपोवोलेमिया के कारण परिसंचरण यानी कि सर्कुलेटरी इनसफिशियंसी हो जाएगी।
उसके बाद में ठीक है पानी भर गया, अब इसका इलाज भी करो। ट्रीटमेंट क्या होगा? ट्रीटमेंट होगा स्टीरॉयड थेरेपी, प्रीडिनोसोन। स्टीरॉयड थेरेपी नाम याद रख लेना और ड्रग्स का नाम याद रख लेना। कितनी देनी है याद रहे तो भी ठीक है, नहीं रहे तो भी ठीक है। यानी कि प्रीडिनिसोन देंगे 2 mg पर kg पर डे, 2 से 4 विभाजित खुराकों में द्वारा उपचार करते हैं। मरीज पर उपचार का असर होने पर यह उपचार 12 सप्ताह या अधिक समय तक देते हैं। स्टीरॉयड थेरेपी का असर न होने पर अन्य इम्यूनोसप्रेसेंट्स जैसे साइक्लोफोस्फेमाइड ये सब देते हैं। यानी कि सबसे पहले तो अपन स्टीरॉयड थेरेपी देंगे, जैसे आपके प्रीडिनिसोन। अगर स्टीरॉयड थेरेपी से पेशेंट ठीक नहीं हो रहा है तो उसके बाद में दूसरी इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग से देंगे। और शरीर में सूजन को कम करने हेतु लो साल्ट डाइट देते हैं। किडनी की बीमारी के अंदर आपको याद ही रखना है कि किडनी की बीमारी के अंदर लो साल्ट डाइट ही देते हैं। वो पेशेंट के अंदर सूजन हो गई है, अपन पेशेंट को बोलेंगे अब भाई आप ज्यादा टेस्ट, जीभ के टेस्ट के ऊपर ध्यान मत दो, ज्यादा टेस्ट बना के खाने की जरूरत नहीं है, नमक कम खाया करो। और अधिक गंभीर मामलों में तरल को सम्मिलित करते हुए डायूरेटिक औषधियां जैसे फ्रूसेमाइड द्वारा उपचार करते हैं। बहुत ज्यादा पानी भर गया तो बहुत ज्यादा पानी को बाहर निकालने की क्या ट्रिक्स है अपने पास, उसको डायूरेटिक्स दे दो ताकि यूरिन के साथ पानी क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। किडनी की प्रॉब्लम्स में जहां भी अगर पानी बहुत ज्यादा भर गया तो अपन डायूरेटिक्स देके उस पानी को बाहर निकालते हैं। और डायूरेटिक्स द्वारा सूजन में सुधार न होने पर इंट्राविनस रूट द्वारा 25% एल्बुमिन चढ़ाते हैं, साथ में डायूरेटिक देते हैं। अगर आपने डायूरेटिक थेरेपी दी, डायूरेटिक थेरेपी से अगर पेशेंट ठीक नहीं हुआ तो आप क्या है इंट्राविनस आईवी रूट से उस पेशेंट के एल्बुमिन लगा दो। एल्बुमिन लगाने से क्या होगा, उस पेशेंट के अंदर प्रोटीन चला जाएगा, ऑस्मोटिक प्रेशर मेंटेन हो जाएगा, तो ऑटोमेटिक ही क्या है सूजन कम हो जाएगी। सामान्यतः नेफ्रोटिक सिंड्रोम किसी विषाणु या जीवाणु जनित संक्रमण के साथ उपस्थित रहता है। इन संक्रमण का उचित उपचार करना। नॉर्मली आपका नेफ्रोटिक सिंड्रोम क्या होता है, कोई बेचारे के अंदर इन्फेक्शन होगा ना, उस वजह से होगा, तो उस इन्फेक्शन को पहले जाके ठीक करो। अगला अपन पढ़ते हैं नर्सिंग मैनेजमेंट। अपन क्या उपकार करेंगे पेशेंट के ऊपर, वो तो अपन क्या करेंगे भाई, अपन क्या कर सकते हैं, पहले तो अपन चिकित्सक के निर्देशानुसार औषधियां देनी है। यानी कि खुद आपको खुद डॉक्टर नहीं बनना है। जो डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है कि भाई ये एंटीबायोटिक थेरेपी देनी है, ये डायूरेटिक्स देनी है, ऐसे फ्लूइड देनी है, तो जितना लिख के दिया है वो काम आपको ढंग से करना है, उसके अंदर कोई कटौती नहीं होनी चाहिए। आगे फ्लूइड इनटेक आउटपुट का निगरानी रखते हैं। और आप सबको पता है कि फ्लूइड इनटेक आउटपुट की कितना पेशेंट ने लिया है, कितना वापस बाहर निकला है, उसका आप अच्छे से रिकॉर्डिंग करोगे, ठीक है। उसके बाद में एडिमा व कितनी एडिमा हो रखी है, कितना एसाइटिस हो रखा है, उसको नापने के लिए जो अब्डोमेन सरकमफेरेंस को काम में, अब्डोमेन सरकमफेरेंस के द्वारा अब्डोमेन का जो घेर होता है उसको नापते हैं। बाद में क्या करते हैं, जटिलताओं के चिन्ह एवं लक्षणों पर नजर रखते हैं, प्रकट होने पर तुरंत चिकित्सक को बताते हैं। कोई भी कॉम्प्लिकेशन हो रहा है उन कॉम्प्लिकेशंस का ध्यान रखते हैं। अगर आपको पता चल गया इसके अंदर ये कॉम्प्लिकेशन हो गया तो तुरंत जाके डॉक्टर को इन्फॉर्म करना है। आगे क्या करते हैं, पर्याप्त पोषण प्रदान करने हेतु बच्चे की पसंद का पोषक आहार देते हैं। बच्चे को अच्छा न्यूट्रिशन देने के लिए बच्चे को जो पसंद होता है उसके अकॉर्डिंग आहार देते हैं। ऐसे नहीं है कि बच्चा बोले मेरे को बर्गर पसंद है, मेरे को पिज्जा पसंद है, तो आप जोमेटो वाले को कॉल करके उसके लिए बर्गर पिज्जा ऑर्डर नहीं करना है। यानी कि जो सूट करता है उसको, उसके अकॉर्डिंग आपको क्या डाइट देनी है। आगे स्टीरॉयड थेरेपी के कारण एनएस से पीड़ित बच्चे चिड़चिड़े एवं अनिश्चित मिजाज के हो जाते हैं, अतः उन्हें मनोरंजन व ध्यान भटकाने वाली गतिविधियों में व्यस्त रखने का प्रयास करते हैं। भाई बच्चा हॉस्पिटल में एडमिट रहेगा, उसके स्टीरॉयड थेरेपी चल रही है, ड्रग्स चल रही है, आप एनएस लगा रहे हो, तो उसके कारण क्या है बच्चा चिड़चिड़ा हो सकता है। तो उसके लिए उसको जैसे खिलाना, जैसे प्ले करवाना, किसी एक्टिविटीज में उसको डाइवर्ट रखना, उसके लिए भी अपना रोल होता है।
तो आज की क्लास में अपन ने क्या क्या पढ़ा, एक बार फिर से अपन इसका रिवीजन कर लेते हैं। तो आज की क्लास में अपन ने पढ़ा था नेफ्रोटिक सिंड्रोम। क्या पढ़ा था आपने? नेफ्रोटिक सिंड्रोम। नेफ्रोटिक शब्द का मतलब अपने को पता है क्या होता है, नेफ्रॉन होता है। सिंड्रोम शब्द का मतलब क्या होता है, ग्रुप ऑफ साइन एंड सिम्टम्स, यानी कि बहुत सारे साइन एंड सिम्टम्स को एक साथ अपन क्या बोल देते हैं, सिंड्रोम बोल देते हैं। उसके बाद में अपन ने परिभाषा पढ़ी कि नेफ्रोटिक सिंड्रोम क्या होता है। तो नेफ्रोटिक सिंड्रोम कौन से सिस्टम की प्रॉब्लम है, डाइजेस्टिव सिस्टम की प्रॉब्लम है ना? हाँ, नहीं, डाइजेस्टिव सिस्टम की प्रॉब्लम नहीं है। नेफ्रोटिक सिंड्रोम एक्सक्रीटरी सिस्टम की प्रॉब्लम है। क्या? एक्सक्रीटरी सिस्टम की प्रॉब्लम है नेफ्रोटिक सिंड्रोम। और नेफ्रोटिक सिंड्रोम की परिभाषा में क्या पढ़ा था, नेफ्रोटिक सिंड्रोम एक मेडिकल कंडीशन है। इसके अंदर क्या क्या होता है, इसके अंदर एक तो होता है प्रोटीन यूरिया, यानी कि यूरिन के साथ प्रोटीन बाहर निकल जाएगी। यूरिन के साथ बाहर निकल गई तो ब्लड में कमी हो गई, यानी कि हाइपोप्रोटीनीमिया, ब्लड के अंदर कमी हो जाएगी। और कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा ब्लड के अंदर और सूजन आ जाएगी। उसके बाद में अपन ने पढ़े थे टाइप्स और ईटियोलॉजी, अपन ने साथ साथ पढ़ी थी। टाइप्स और ईटियोलॉजी के अंदर सबसे पहला अपन ने पढ़ा था प्राथमिक और इडियोपैथिक। क्या पढ़ा था? प्राथमिक और इडियोपैथिक। प्राथमिक यानी कि किडनी की खुद की प्रॉब्लम्स की वजह से हो रहा है। दूसरा इडियोपैथिक का मतलब ये हुआ कि ज्यादातर जो केस होते हैं वो नेफ्रोटिक सिंड्रोम के इसी टाइप के केस होते हैं। और इडियोपैथिक है तो मतलब कोई भी एग्जैक्ट कारण का पता नहीं है अपने को। और आगे क्या हुआ, आगे अपन ने पढ़ा था सेकेंडरी। सेकेंडरी के अंदर क्या होता है, कोई दूसरी कोई प्रॉब्लम्स हो गई, कोई कार्डियोवैस्कुलर की प्रॉब्लम हो गई, कोई डाइजेस्टिव सिस्टम की हो गई, कोई इन्फेक्शन हो गया, उसकी वजह से कौन सा होता है, सेकेंडरी वाला होता है। उसके बाद जन्मजात वाला कौन सा होता है, जन्मजात वाला जो नेफ्रिन नाम की प्रोटीन होती है उसके अंदर कोई गड़बड़ी हो जाएगी तो आपका जन्मजात वाला हो जाएगा। उसके बाद में साइन सिम्टम्स के अंदर अपन ने क्या पढ़ा था, साइन सिम्टम्स के अंदर अपन ने देखा था एक तो हो जाती है सूजन होती है। सूजन होती है सबसे पहले कहाँ होती है, फेस के ऊपर होती है। ओके, और क्या हो जाएगा, कोलेस्ट्रॉल लिपिड ज्यादा हो जाएगा ब्लड के अंदर और हार्ट रेट बढ़ जाएगी और यूरिन के साथ प्रोटीन बाहर ज्यादा निकलने लग जाएगा। उसके बाद में क्या होती है, चेहरे पे सूजन होती है, आंखों के चारों ओर से सबसे पहले होना स्टार्ट होती है। सुबह सुबह उठोगे तब सूजन रहेगी, बाद में दिन के अंदर गायब हो जाएगी। और क्या हो जाता है, पेट में सूजन यानी कि एसाइटिस हो जाता है। और हर स्पेस के अंदर जैसे फेफड़ों के अंदर प्लूरल इफ्यूजन हो जाएगा, आपके पेट के अंदर सूजन होने से रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो जाएगा क्योंकि आपके फेफड़ों को फैलने के लिए जगह नहीं मिल रही। आंतों के अंदर इन्फ्लामेशन होने से भूख लगना कम स्टार्ट हो जाए, भूख नहीं लगेगी। और आपका स्क्रोटल और लेबिया में स्वेलिंग आ जाएगी, एंकल में यानी कि टखनों के अंदर स्वेलिंग आ जाएगी, पैरों में स्वेलिंग आ जाएगी और आपका वेट बढ़ जाएगा और इरिटेबल हो जाओगे। कॉम्प्लिकेशन क्या क्या होंगे, किसी भी चीज का इन्फेक्शन हो सकता है, पेरिटोनाइटिस हो सकता है, सेलुलाइटिस हो सकता है और सर्कुलेटरी इनसफिशियंसी हो सकता है। ट्रीटमेंट क्या करेंगे भाई, ट्रीटमेंट के अंदर सबसे पहले क्या देते हैं, स्टेरॉइड थेरेपी देते हैं। कौन सी स्टेरॉइड, जैसे प्रेडिनिसोन वगैरह दे देते हैं। अगर स्टेरॉइड थेरेपी से ठीक हो रहा है तो सही है, अगर स्टेरॉइड थेरेपी से ठीक नहीं हो रहा है तो फिर कोई दूसरी इम्यूनोसप्रेसेंट देते हैं। ओके, उसके बाद में शरीर में सूजन को कम करने के लिए पेशेंट को बोलते हैं भाई साहब क्या किया करो, नमक आप कम लिया करो थोड़ा। ठीक है, अगर कम नमक लेने से भी ठीक नहीं हो रही है सूजन तो अपन क्या करते हैं, IV एल्बुमिन लगा देते हैं ताकि सूजन कम हो जाए। और उसके बाद में कोई अगर इन्फेक्शन हो रहा है तो उस इन्फेक्शन का ट्रीटमेंट कर दो। अब भाई नर्सिंग मैनेजमेंट क्या करोगे, डॉक्टर ने जो बोला है वो दवाई अपन टाइम टू टाइम देंगे और इनटेक आउटपुट की मॉनिटरिंग करेंगे और जो एसाइटिस को मॉनिटर करने के लिए जो एब्डोमेन का जो घेरा है उसको मापेंगे। और जो अगर कोई जटिलताओं के कोई लक्षण आ रहे हैं पेशेंट के तो उनको नोट करते हुए अगर आपको कोई दिखाई दे रहा है तो तुरंत डॉक्टर को बोलना है। और बच्चे को पर्याप्त पोषण देने के लिए उसके पसंद का आपको भोजन देना है। और बच्चा चिड़चिड़ा हो जाता है उसके लिए आपको डाइवर्जन थेरेपी काम में लेनी है। तो थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, उम्मीद करती हूँ आपको नेफ्रोटिक सिंड्रोम अच्छे से समझ में आ गया होगा। आज की क्लास में अपन इतना ही पढ़ेंगे। थैंक यू।